नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे के शुभारंभ से पहले आप सबको सूचित करूं कि विश्व कप क्रिकेट में भारत ने आज दुनिया में क्रिकेट में सबसे मजबूत और जुझारू टीम माने जाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बुरी तरह से परास्त कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को 200 से भी कम रनों में सिमटने के बाद जब खुद की बल्लेबाजी आई तो यह लक्ष्य उसको बहुत छोटा लगा। विश्व कप के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम पर विजय प्राप्त करना और इतनी शानदार विजय प्राप्त करना विश्व कप के विजय के तरफ मार्ग प्रशस्त कर रहा है और भारतीय टीम की मनोबल बिल्कुल उसी तरह से हाई है जैसे भारत के राजनीतिक टीम नरेंद्र मोदी की हाई है। आज राहुल द्रविड़ के मैनेजमेंट वाला कोच वाला यह टीम अपनी वही जुझारूपन दिखाई जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। जो सबसे ज्यादा अफसोस मुझे लगा वो लगा विराट कोहली का। विराट कोहली जिस तरह से 3 विकेट गिरने के बाद इस पारी को संवारे सजाए और अंत में एक बहुत ही आसान सा लापरवाही करके शतक से चूके, वह बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार को भारतीय जनता पार्टी के मदद से जिस तरह से जंगल राज से बाहर निकाल के आए, लेकिन अंत में लालू प्रसाद की टीम में जाकर के जो गलती उन्होंने राजनीति में की थी, आज विराट कोहली ने वही गलती शतक ना बना के किया है। पूरा देश जिस तरह से आज दुखी था विराट कोहली के शतक ना बनने से, मैं दुखी था नरेंद्र मोदी के टीम को छोड़ के लालू प्रसाद के गोद में जाने से नीतीश कुमार पर। खैर, आज क्रिकेट में केएल राहुल ने भारत टीम की डूबती हुई नैया को बड़ी शानदार तरीके से पार लगाया है। 2023 विश्व कप में स्पेलिंग में मैं सुधार कर लूंगा क्योंकि गूगल से लिखा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलती हुई है तो मैं उसको एडिट में बाद में सुधार लूंगा। आपका धन्यवाद सुभाष जी। असल में गूगल से बोल के लिखने में जो उसको अच्छा लगता है वही लिख देता है। आप लिखिएगा, मैं उसको सुधार लूंगा। जिस तरह से आज क्रिकेट विश्व कप के शुरुआत में राहुल ने क्रिकेट में उम्मीद जगाया है कि विश्व कप तक का जीत का मार्ग राहुल प्रशस्त करेंगे। 2024 आम चुनाव में भी हम सब लोगों को राहुल पर ही भरोसा है कि वो भी नरेंद्र मोदी के जीत में मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिस तरह से आज केएल राहुल अंत तक पिच पर टिके रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि गांधी राहुल भी 2024 के चुनाव में अंत तक पिच पर टिके रहे। जितना देर तक वो पिच पर रहेंगे, 24 में मोदी का जीत उतना ही सुनिश्चित होगा। और जिस तरह से आज केएल राहुल अंत तक रह करके भारत का जीत सुनिश्चित किया, उसी तरह हाँ वीना जी नमस्कार, मीना जी को नमस्कार। विश्व में भारत की अब जो कद है वो बहुत जरूरी है और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का आज लोहा दुनिया मान रहा है। कनाडा जैसा पश्चिमी देश जो इशारा करता था और हम उसके धुन पर नाचने लगते थे, आज पश्चिमी देश यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि मोदी क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से हमने कनाडा के आंख में डाल करके उसको उसकी औकात बताई है, या अभी जो हमारे भारत के राजनीति में जो तिगड़ी बनी है नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सुब्रमण्यम जयशंकर का, यह तिगड़ी आगे रहे और दुनिया में हम मजबूती से जमे रहे, यही उम्मीद करते हैं। क्रिकेट के राहुल को क्रिकेट मुबारक, राजनीति के राहुल को राजनीति मुबारक, विश्व कप में भारत की जीत मुबारक और 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत मुबारक। इन्हीं उम्मीद के साथ आते हैं मेन मुद्दे पर। मित्रों, इजराइल पर हमास का हमला और जिस तरह से हमास के लड़ाके जल, नभ और थल तीनों ही दिशा से अचानक आक्रमण किए, वह किसी को भी घबरा देने के लिए काफी है। कोई भी सुरक्षा तंत्र को तोड़ देने के लिए काफी है। लेकिन इजराइल कोई भी तो नहीं है। इजराइल सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा तंत्र में दुनिया में उसके तकनीकी का लोहा माना जाता है। हम चिंतित इसलिए हैं कि हमारे पास जो रडार सिस्टम लगा है वो ज्यादातर इजराइल से लगा हुआ है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा हो, सीमाओं पर लगा हुआ हो, हम इजराइल का रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अचूक निशानेबाजी और अचूक पकड़ के लिए इजराइल के तकनीक पर हम अब तक भरोसा करते आए हैं। इजराइल में हुए हमास के हमले को मैं इजराइल का फेल्योर नहीं मानता, लेकिन सुरक्षा उपकरणों का चूक और सुरक्षा प्रहरियों की चूक तो मैं मानता हूं, क्योंकि अगर दुश्मन ललकार के आता है, यह महाभारत कालीन युद्ध तो है नहीं। यहां तो छुप के ही युद्ध किया जाता है। यहां तो लोग अपने जहाजों पर इस तरह की रासायनिक या कोई वैज्ञानिक लेप लगाते हैं जिससे वह रडार के पकड़ में ना आवे। अब तो युद्धक विमान बनाने वाली कंपनी इस बात की दावेदारी करती है कि इस विमान में जो ऊपरी लेयर चढ़ा हुआ है वो किसी भी रडार को मात देने की क्षमता रखता है। मतलब दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा और ये दुश्मन के सीमा में जाकर अपना काम करके आ जाएगा। उसके ऊपर इजराइल यह दावा करता है कि किसी भी तरह की बचाव हमारे रडार से हो नहीं सकता। हमारे रडार इतना उत्तम सिस्टम का है। बहुत सारे हथियार और बहुत सारे युद्धक उपकरण सुरक्षा के दृष्टि से उसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और मैं ये करना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको बता रहा हूं कि इजराइल से बहुत सारे युद्धक सामग्री हम लेते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इजराइल हमारा भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। इजराइल के सुरक्षा यंत्र तंत्र सर्वत्र प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हमास ने बड़ी सोची समझी राजनीति के तरह या रणनीति के तरह यह हमला किया। उन्होंने पहले बमबारी करके बॉर्डर का जाल काटा, उसके बाद पैराशूट से अचानक बहुत संख्या में उसके पैराग्लाइडर हथियारों से लैस इजराइल में उतरे और उसके बाद हवाई रॉकेट से समर्थन मिला। मतलब अचानक जल नभ और थल से जो आक्रमण हुआ वो 5000 रॉकेटों को एक बार झेल लेने भर की क्षमता उस सीमा प्रहरी के पास नहीं थी। जो तकनीक रूप में था वो 2, 4, 10, 20, 50, 100 रॉकेटों को झेल सकता था। अचानक एक साथ 5000 रॉकेट आ जाने के बाद वो निष्क्रिय हो गया और उसमें इजराइल पर हमला करने में हमास कामयाब हो गया। हालांकि वो रिटेलिएट किया हमास के ठिकानों पर और सुना जा रहा है कि गाजा पट्टी अब तबाह हो चुका है। मैं गाजा पट्टी के तबाह होने इजराइल का उस पर बीजे पाने मैं उसके लिए नहीं बैठा हूँ। उसके लिए हमारे भारत के सरकार है, वो इजराइल के साथ है कि फिलीपींस के साथ है, वो किसके साथ है वो सरकारी मामला है। हम अपने सरकार के साथ है, सरकार जिसके साथ है। मैं इस बात पर चर्चा करता हूं कि क्या हमको इजराइल से लिए सुरक्षा यंत्रों पर भरोसा करना चाहिए, उसके विकल्प पर विचार करना चाहिए, या यह मान लेना चाहिए कि कोई भी दुनिया की सुरक्षा प्रहरी यंत्र, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, ये जो सीमाओं पर रडार लगाए जाते हैं जिससे दुश्मन के आवाजाही पर नजर रखी जाती है और बड़ा अचूक नजर होती है, उसके एंटी मिसाइल गन तैनात किए जाते हैं जो वहां उसके मिसाइल को हवा में ही निष्क्रिय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो सब चीजें तैनात हमारे सीमाओं पर भी हैं। तो क्या यह मान ले कि 2, 4, 10, 20, 50 रॉकेट को तो ये झेल सकते हैं, अचानक 5000 रॉकेट आ जाने पर हम असहज हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे? तो मैं उसको अपने परिप्रेक्ष्य में कल्पना करना चाहता हूं। हालांकि ईश्वर ना करे ऐसी कोई दिन आवे, लेकिन क्या हमास एक छोटी सी आतंकी संगठन है और उसकी पूरी आबादी आजाद और जो इंस्ट्रूमेंट क्षमता है वो उतना है जितना हमारे उत्तर प्रदेश के 2-3 कमिश्नरी में उतने लोग बंदूक लेके कांधे में घूमते रहते हैं हमारे पूर्वांचल में, उतनी ज्यादा वहां पे है। और अगर वो इजराइल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले तकनीकी रूप से लैस और दक्षता वाले देश पर अचानक हमला करके इजराइल को कपा सकता है, तो हमारे देश के चारों तरफ चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अब नेपाल भी चीन के सहारा दे करके हमको सिरदर्द किया हुआ है। मतलब एक सिर्फ चीन से लगा हुआ देश है जिस पर हम कह सकते हैं कि वो हमारा अपना है, लेकिन चीन तो हमारा है नहीं। चीन ने हमको कई बार युद्ध में, छद्म युद्ध में, बल्कि कई बार धोखे से हमको पराजित किया है, हमको
गहरा चोट दिया है और पाकिस्तान 3 बार पराजय झेलने के बाद छद्म युद्ध करता ही रहता है, रोज रोज घुसपैठ करके हमको नाक में दम किए हुए रहता है। तो क्या अगर हमास से प्रोत्साहित हो करके ये चीन और पाकिस्तान अचानक 10-20 हजार मिसाइलों से हम पर हमला कर दे तो क्या वो सुरक्षा तंत्र हमको प्रोटेक्ट कर पाएगा? आज का मुद्दा इसी पर है। मैं इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा और इस सब का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ तैनात है, कितने संख्या में तैनात है, क्या वो ये कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया घात लगाए बैठी है और हमास ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह से भी हमला हो सकता है। जिस तरह से महाभारत काल में सोए हुए बच्चों को कर्ण ने धोखे में काट दिया, उस महाबलियों को जो पांडवों के पुत्र थे, तब लोगों को लगा कि भाई सोए हुए में भी काटा जा सकता है, क्योंकि उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था और लोग इस यहां तक सोच भी नहीं सकते थे कि कोई योद्धा सोया है, हम उसको काट भी सकते हैं, मतलब सोए हुए अचेतन अवस्था में हम हमला कर सकते हैं। ऐसी कायरता की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आज हमास ने यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, खासतौर से हमको, हम भारतवासियों को इसलिए कि भारत के इजराइल के तरह से हम चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। इजराइल के तरह से नहीं बल्कि हमारे में कुछ और अलग है। वो यह है कि आज हमास का इजराइल पर हमला और इजराइल का हमास पर रेटिलेट पर भारत में मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका टोटल खुल करके इजराइल के साथ है, पश्चिमी मुल्क टोटल खुल करके इजराइल के साथ है और इस्लामिक मुल्क खुल करके हमास के साथ है। लेकिन भारत में स्थिति अलग अलग है। भारत में संसद में सदस्य और एक सूबे के मुख्यमंत्री और मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में वरिष्ठतम सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल की समस्या संयुक्त राष्ट्र सॉल्व नहीं कर पाई है। मतलब इस हमले में फारूक अब्दुल्ला को कायरता नजर नहीं आया कि इजराइल त्योहार मना रहा था, सारे लोग त्योहार के उमंग में उत्साहित थे, वो सब के सब त्योहार में मदहोश थे, मनमस्त थे। ऐसे में हमला करना सोए हुए को हमले करने जैसा है। इस कायरता के जगह उनको इजराइल की समस्या दिख रही है और इस पर संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, यह दिख रहा है। वही हमारे देश के इस्लामिक विद्वानों ने भारत के प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है कि वो फिलीपींस का साथ दे, क्योंकि फिलीपींस इस्लामिक राष्ट्र है और वहां पर मुस्लिम शासक है। इस तरह की इस देश में अगर मानसिकता होगी तो अगर मान लीजिए कि हमारे देश में पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो वो क्या स्थिति होगी? क्या हमारे देश के मुस्लिम स्कॉलर देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए उस पर हमला करने की जगह विचार का दूसरा विकल्प तलाशा जाए? या अगर चीन हम पर हमला कर दे और पाकिस्तान उसका मदद करने लगे तो क्या हमारे मुस्लिम नेतागण, विद्वान, स्कॉलर और स्वभू मुस्लिम घोषित नेता लोग यह कहेंगे कि चूंकि पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा है इसीलिए वो मुसलमान के हित में प्रधानमंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिए? जब मामला राष्ट्र हित और विदेश हित का होता है तो उसमें धर्म कहां से आता है? और अगर धर्म आता है तो क्या हम इजराइल से ज्यादा कमजोर स्थिति में नहीं है? क्योंकि इजराइल की स्थिति भिन्न है। इजराइल की स्थिति यह है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री के घोर राजनीतिक विरोधी हैं, और उनका रात दिन यह प्रयास रहता है कि वो नेतन्याहू को कब अपदस्थ कर दे। लेकिन जब युद्ध छिड़ गई है तो वो अब बेल्ट लगा लिए हैं। वो चूंकि पूर्व फौजी थे और खैर इजराइल में तो सभी लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है, वो फ्रंट फुट पर जाकर के लड़ रहे हैं और सेनाओं को कह रहे हैं कि नेतन्याहू क्या कह रहे हैं वही हमारा स्टेटमेंट है और हम नेतन्याहू से कुछ अलग स्टेटमेंट नहीं रख रहे हैं और हम लड़ेंगे, मरेंगे, अंत तक सीमा पर डटे रहेंगे। वहां पर राजनीतिक विरोध इस ऐसा है। आपको एक बार इजराइल और भारत के भिन्नता पर बता देता हूं। अभी नेतन्याहू इसके पहले बार चुनाव में हार गए थे और दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई थी। जब वो पार्टी का शपथ ग्रहण होने में अभी टाइम था तब तक ही फिलीपींस ने इजराइल पर हमला कर दिया था। वो जो प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ लेना है और ये जो प्रधानमंत्री जो चुनाव के माध्यम से अपदस्थ किए जा चुके हैं, सिर्फ शपथ का फॉर्मेलिटी रह गई है। शपथ लेने वाला प्रधानमंत्री जो जीत चुका है आम चुनाव में, वो नेतन्याहू के पास गया, बोला जी शपथ लेना हमारा अपना काम है, वो हमारा आंतरिक मामला है कि मैं कब से प्रधानमंत्री हूं।
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे शपथ लेने के पहले और लेने के बाद भी शपथ वाला कार्यक्रम को हम रोकते हैं। सबसे पहले इजराइल को सबक सिखाइए, मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। आप देखिए, इतनी कट्टर राष्ट्रवाद वाली देश में अगर अचानक हमला हुए से अस्थिर हो जाता है तो उसके बनिस्पत हम अपने देश पर चर्चा करें। हमारे देश में एक बम विस्फोट में हमारे सेना और सैनिक बल के मारे जाने पर जब हमारे सैनिकों ने बदला लिया तो हमारे देश का नंबर 1 राजनीतिक परिवार, जो देश में सबसे पुराना राजनीतिक परिवार है, वो कह रहे कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। देश का एक नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है जिसको हम सब अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, वो कहा कि नहीं, वो एक चिड़िया मरी थी, किसी पेड़ पर बैठा था, वही बता रहा था। हमको सबूत दिखाइए, वीडियो दिखाइए और बताइए। मतलब हमारे सेनाओं के पराक्रम पर वीडियो देख करके भरोसा करने वाले हमारे देश में लोग हैं जो हमारे सेना को गुंडा कहते हैं, हमारे सेनाओं के को बलात्कारी कहते हैं और देश में राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने की दावेदारी करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जो घून की तरह से हमारे देश को खा चुके हैं या खा रहे हैं, जिस तरह से चूहा जमीन को छलनी कर देता है और ऊपर से समतल दिखता है लेकिन पता नहीं चलता कितनी जमीन खोखला कर देता है, हमारे राजनीति में रहने वाले लोग इतनी खोखला हमारे व्यवस्था को कर दिए हैं। इस स्थिति में क्या हमको और ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत नहीं है, और तकनीकी रूप से और ज्यादा दक्ष रहने की जरूरत नहीं है? या तब जबकि हमको भरोसा है कि अगर हमारे साथ चीन से युद्ध होगा तो हमारे देश के विपक्ष के लोग कहेंगे कि नहीं, चीन तो हमला करके जीत चुका है, मोदी जी बेमतलब देशवासियों को गुमराह करें कि हम जीते। अभी कह रहे हैं, चीन दुनिया को कहता जा रहा है कि भाई भारत हमारी जमीन पर कब्जा किया। यह पहली बार हुआ है 70-78 साल में कि चीन ये कह रहा है कि हमारे जमीन पर कब्जा हुआ है, और भारत के राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नहीं, चीन ने जमीन कब्जा कर लिया है। और वो लोग कह रहे हैं जिनके दादा नाना खुद ही जमीन को तस्तरी में लेकर के चीन को दे आए थे और कह रहे थे क्या करना, वो तो पथरीली जमीन है, वहां कुछ होता नहीं था, ले लिया तो क्या किया। और वो आज पूछ रहे हैं कि चीन ने हमारा जमीन कब्जा कर लिया है। तो हमारे देश के अंदर अगर इतने दुश्मन है तो किसी चीन, किसी पाकिस्तान या किसी हमास तमाश को हम पर हमला करने की क्या जरूरत है? हम तो उसी का हमले से मर जाएंगे, हम तो मर ही रहे हैं। इस स्थिति में क्या हमको इजराइल पर हुए हमास के हमले से सुरक्षा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि नहीं? सुरक्षा में लगे यंत्रों को जांचने की जरूरत है कि नहीं? परखने की जरूरत है कि नहीं? उसके विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं? यह बात आप बताइएगा। मैं तो अपने सेना के पराक्रम पर भरोसा करता हूँ। तकनीक पर भरोसा मैं बेशक 2 मिनट ना करूँ, उनके बाहुबल पर मैं 200% भरोसा करता हूँ। नींद में रहूंगा तब भी भरोसा करूंगा कि हमारा जवान जीने के छोड़िए, मरने के बाद भी कुछ लोगों में खौफ पैदा करता रहता है। हमारा जवान मुर्दा पड़ा होता है तब भी दुश्मन जाने से डरते हैं कि पता ना मर चुका है कि नहीं। यह इतिहास है हमारे देश की कि हमारे जवान की मृत्यु हो चुकी थी और दुश्मन सेना घेर के घंटों खड़ी रही। वो ये देख रहे थे कि ऐसा तो नहीं है चुपचाप दुबक कर बैठा है और जाकर रिटेलेट कर दे। ऐसे जवानों पर हमको भरोसा है, लेकिन तकनीक होती है अपग्रेडेशन के लिए और तकनीक को अपग्रेड करते रहने चाहिए। भारत सरकार इस विषय पर जरूर विचार कर रही होगी, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रहित पर किसी तरह की समझौता नहीं करती, यह साबित हो चुका है। और वर्तमान नेतृत्व पर हमें भरोसा है, आपको भी भरोसा होना चाहिए। अंत में 2 बात कि देश के दुश्मनों को, बाहर की दुश्मनी से हमको बहुत खौफ नहीं है। मैं सशंकित हूं देश के अंदर के दुश्मनों से। इजराइल में एक भी राष्ट्र विरोधी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमास ने चारों तरफ से हमला करके इजराइल को हिला दिया। हमारे देश में तो किसी हमास तमाश चीन, जापान, पाकिस्तान को हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो सिर्फ एक बयान जारी कर दें कि हमने हमला किया है। हमारे राजनीतिक दल ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगेंगे कि भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में और आधा हिस्सा चीन के कब्जे में, हम हवा में हैं। ये सबूत दीजिए, क्योंकि चीन ने कहा है, पाकिस्तान ने कहा है, खालिस्तान ने कहा है। ऐसी स्थिति में देशवासियों से अपील है, हाथ जोड़ कर अपील है कि जब आप मतदान के समय जाएं तो एक बार बटन दबाने से पहले यह विचार जरूर करें कि क्या मैं उसको बटन दबा रहा हूं जो हमारे सेना के पराक्रम पर विश्वास नहीं कर रहा? क्या मैं उस पर बटन दबा रहा हूं जो असत्य ही बोलता है और लोगों को गुमराह कर रहा है? क्या मैं उस पर बटन दबाता हूं
जो राष्ट्र हित के विरुद्ध सोचता है और राजनीति को ऊपर रखता है, राष्ट्र को पीछे रखता है, ये सब जब सोचिएगा तो आपकी स्थिति भी इजराइल जैसी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रवाद में आप भी इजराइल से कम नहीं है। बस आपको इनसे संभलने की जरूरत है, इनसे सजग रहने की जरूरत है। जाति पाति क्षेत्र और धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र प्रथम सोचिएगा तो आप प्रथम रहिएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमारा देश पर हमास या किसी और की कोई बुरी दृष्टि पड़े ना, ऐसी वो साहस ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और भारत के पराक्रमी सेना की सदा विजय।